हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। ये सैम्पल पेपर आपका 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाया है, तो कृपया करके सबसे पहले आप उस सैम्पल पेपर को ज़रूर देखना। वो SP1 करके नाम है, सैम्पल पेपर 1, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी देखना। उसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में प्रोवाइड किया है। अगर आपको उसके भी आंसर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोनों वीडियो के आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें किसी का भी आंसर नहीं मिलते तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सभी के आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अपने उन फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना जिसको इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिक्वायरमेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि ये देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां किस प्रकार राजस्व प्राप्तियों से भिन्न है। आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार जो है पूंजीगत प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों से भिन्न है। प्रकृति के आधार पर बता दिए, उद्देश्य के आधार पर बता दीजिए, है ना, और संगठक के आधार पर बता दीजिए किस प्रकार जो है पूंजीगत प्राप्तियां आपके राजस्व प्राप्तियों से अलग होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों की व्याख्या कीजिए। कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए क्या उपाय करता है, उनको आपको पूरा का पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या कहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। भुगतान संतुलन में स्वायत्त समव्यवहार और समायोजित समव्यवहार के बीच अंतर समझाइए, और इस संदर्भ में भुगतान संतुलन घाटा की अवधारणा भी समझाइए। ठीक है, तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करने चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है, कारण देते हुए विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांग के बीच संबंध समझाइए। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आपको ये चीज़ जो है पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय क्या है और विदेशी विनिमय दर क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये देखिए, आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से, ये थोड़ा सा आपको एक फिगर वगैरह बनानी है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक सीधी पंक्ति का उपभोग वक्र बनाइए और प्रक्रिया समझाते हुए एक बचत वक्र भी बनाइए, इसी रेखा पर दिखाइए। ठीक है, यानी दोनों में क्या बनाना है आपको, ये चीज़ें दोनों बनानी है, एक उपभोग वक्र, ठीक है, एक आपको उपभोग वक्र भी बनाना है इसमें, ये रहा यहाँ पे, ये देखिए, और क्या बनाना, दूसरा बनाना बचत वक्र। ये दोनों चीज़ें आपको एक ही टेबल में बनानी है, इसी रेखा चित्र पर। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें दे रखा है। क्या शर्तें कह रहा है कि आय का वह स्तर जिस पर उपभोग औसत प्रकृति इकाई 1 के बराबर है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कह रहा है ये, दूसरा चीज़ कह रहा है, ये देखिए नीचे, आय का वह स्तर जिस पर औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक है। यानी दोनों चीज़ों की न्यूनतम शर्तें दे रखी है, तो आप इसको शर्तों को मान करके इस पे आपको उपभोग वक्र और बचत वक्र दोनों चीज़ें आपको बनानी है एक ही टेबल में। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, छठा देखिए क्या कह रहा है, मानव पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि मानव पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे तो फिलहाल 2 दे रखा है, लेकिन 2 के सिवा कुछ भी दे सकता है, 3 दे दे, 4 दे दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण के लिए किन्हीं 2 स्रोत क्या है, कम से कम तो 2 आपको पता ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में निर्धनता रेखा किस प्रकार निर्धारित होती है ना, पॉवर्टी लाइन जो है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, फिक्स किया जाता है उस चीज़ को, तथा निर्धनता रेखा के सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनकी सीमाएं और उस किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, 8वां आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्या कह रहा है, निर्धनता निवारण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए, उनमें से किन्हीं 3 का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने जो है निर्धनता को दूर करने के लिए कई सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए हैं, तो आपको उन चीज़ को आना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, ऐसे कई सारे कारक हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो उनमें से कह रहा है कि उनमें से किन्हीं 3 को संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, जो रोजगार के लिए चलाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कहता है।
नोवा। ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्याय एवं जन कल्याण पर आर्थिक सुधारों के 4 दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर आना चाहिए, एक बार देख लीजिए इसका भी क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के क्या मुख्य कारण थे। यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय इस जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा गतिहीन थी, तो इसके मुख्य कारण ये क्या थे, वो यहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, कि वो मुख्य कारण क्या थे, किस कारण से औपनिवेशिक काल में भारतीय जो कृषि थी वो गतिहीन थी। यहाँ पर कृषि की बात हुई, अर्थव्यवस्था की बात नहीं हुई। ठीक है, वो क्यों गतिहीन थी, क्यों रुकावट आ रही थी इसमें, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे बतानी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। ये देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के ग्रामीण साख की कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत के ग्रामीण साख की कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए, तो आपको इसका भी आंसर आना चाहिए कि ग्रामीण साख जो है, आपने नाबार्ड का नाम सुना है ना। अगर आपने सुना हो तो आपको आंसर भी पता होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कृषि विपणन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। कृषि विपणन की समस्याओं का वर्णन कीजिए, तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, धारणीय विकास किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बीच समता का ध्यान रखता है, समझाइए। ठीक है, और जैविक कृषि किस प्रकार धारणीय विकास को बढ़ावा देती है, अब आपको ये भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो 2 चीज़ें आपको इसमें बतानी है अच्छे से, तो आप इनका भी ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दोहरी गणना की समस्या को परिभाषित कीजिए। दोहरी गणना की समस्या के निवारण के लिए किन्हीं 2 दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक कल्याण का स्पष्ट सूचक नहीं है। इस कथन का उपयुक्त कारण सही समर्थन और खंडन दोनों कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे इसका समर्थन भी करना है और खंडन भी करना है, दोनों चीज़ आपको करनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फिलहाल तो बच्चों इसमें इतना ही थे। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी के भी आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको आंसर एक प्रॉपर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया, ये आपका सैम्पल पेपर 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको एक सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करवाया है, तो उसको पहले आप ज़रूर देखना, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर आपको एक आंसर की सिर्फ वीडियो बना दूँ और उसमें आपको सारे आंसर प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो में जो है सभी सब्जेक्ट के जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड वगैरह को ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड वगैरह को ज़रूर शेयर करना। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको सारे आंसर जो है एक प्रॉपर जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, कोशिश है कि उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर कर लेना आप, मैं आपको प्रॉपर एक बता दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एक चीज़ और बता दूँ, मैं हर एक वीडियो क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, तो आप एक क्वेश्चन को देख करके आप खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या लेकर के आएंगे आपके लिए, कि सैम्पल पेपर 3 लेकर के आएंगे, उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखेंगे, आप उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो वो भी 1 या 2 दिन में आपको वो सैम्पल पेपर मिल जाएगी, सैम्पल पेपर 3। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि अब इनके थोड़े बहुत आंसर भी प्रोवाइड करा दूँ, सैम्पल पेपर 1 के भी और सैम्पल पेपर 2 के भी। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।